बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल एंड जीनोबायोटिक्स। इससे पहले हमने क्या देखा था कि हम अगर हमारे पास सैंपल जो है वो ऑर्गेनिक सॉलिड है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और साथ साथ अगर हमारे पास सैंपल्स जो है वो एयर सैंपल्स हैं तो ये प्लूटेंट्स हैं तो उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल एंड जीनोबायोटिक्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जीनोबायोटिक्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे कि हम उनको किस तरह जो है वो रिमूव कर सकते हैं या किस तरह वो रिएक्शंस करते हैं हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर, और किस स्टेज के ऊपर उनको फर्स्ट स्टेज के ऊपर रिमूव किया जा सकता है या फर्स्ट स्टेज के बाद उनके किस तरह के रिएक्शन होते हैं और सेकंड स्टेज पे उनको किस तरह एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है या उनके किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंटल जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल जीनोबायोटिक्स आर केमिकल कंपाउंड्स हैविंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फाउंड एज प्लूटेंट इन नेचर। कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो सकता है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, कि यानी किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी न किसी ऑर्गन के ऊपर कोई रिएक्शन कर रहा है, किसी ऑर्गन के ऊपर कर रहा है या किसी भी वे में बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस को, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्ब कर रहा है या इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, समटाइम हम जो इवन मेडिसिन खा रहे हैं वो भी तो हमारी बॉडी से एक्सटर्नल ही हैं। ठीक है, कि आप सिंपली कह रहे हैं कि जो भी हमारी बॉडी से या जो भी लिविंग थिंग से एक्सटर्नल चीज़ है वो लिविंग सब्सटेंसेस को अगर इफ़ेक्ट कर रही है और अगर वो हमारे पास प्लूटर्स के तौर पे आ रही है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीनोबायोटिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि जीनोबायोटिक्स आर केमिकल कंपाउंड हैविंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड फाउंड एज प्लूटेंट इन नेचर। के नेचर के अंदर ये प्लूटेंट के तौर पे पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, पेस्टिसाइड्स हैं या ड्रग्स होगी, कार्सिनोजेंस दैट आर फॉरेन टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल सिस्टम। की ये हमारे पास क्या है कि जो वो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, चाहे ह्यूमन है, बैक्टीरिया वगैरह है, ये उनसे क्या है, एक्सटर्नल है, फॉरेनर स्पीशीज़ हैं, लेकिन क्या है, ये स्पीशीज़ इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्टर्ब करती हैं, उनके लिए टॉक्सिक हैं, उनके लिए प्लूटेंट्स हैं। तो ये सारे मटेरियल्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, जीनोबायोटिक्स की टर्म के अंदर आ जाते हैं। ह्यूमन पॉइजनिंग अकर व्हेन जीनोबायोटिक कंपाउंड कंसंट्रेशन इंक्रीज बियॉन्ड द लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी एबिलिटी टू रेजिस्ट इट। कि हमारे पास क्या है कि ह्यूमन पॉइजनिंग क्यों आती है, कि किसी भी सब्सटेंस से पॉइजनिंग क्यों हो रही है या एलर्जी क्यों हो जाती है, कि जब बॉडी की लिमिट जो है उसको रेजिस्ट करने की जो लिमिट है, किसी भी मेटाबोलाइज करने की उसको या उसको बर्दाश्त करने की लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो ह्यूमन के अंदर भी उसकी पॉइजनिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। Natural compound can also act as xenobiotic if they are taken up by the organism which are unable to digest and excrete it from the body। कि हमारे पास क्या है कि कुछ नेचुरल कंपाउंड भी xenobiotics के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं ये xenobiotics हैं। क्यों कि ये अगर कोई ऑर्गेनिजम्स उनको खा ले लेकिन वो इसको डाइजेस्ट ना कर सके तो उसके लिए वो प्रॉब्लम काज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो लेकिन ये कि ये उसके लिए जीनोबायोटिक मटीरियल है। फॉलोइंग देयर आर टू सच रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन पॉइजनिंग कॉज बाय जीनोबायोटिक कंपाउंड्स। के ह्यूमन के ऊपर दो तरह की रिपोर्ट्स की गई हैं ताकि हम यहाँ पे भी जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस को समझ लें कि हमारे पास जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अ जीनोबायोटिक इज a foreign chemical substance found within an organism that is not normally naturally produced by or expected to be present within। कि ये वो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाएं तो वो हमारे पास क्या है, जीनोबायोटिक्स हैं। एक्चुअली नॉर्मली तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम मेडिसिन खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ना वो हमारे नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जो चीज़ें हम बाहर से ले रहे हैं और वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है तो वो हमारे पास क्या है, जीनोबायोटिक्स हैं। इट कैन आल्सो कवर सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन मच हायर कंसनट्रेशन दैन द यूजुअल। के ये जो सब्सटेंसेस नॉर्मली क्या है कम अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, अगर हाई अमाउंट में आ जाए तो ये भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, जीनोबायोटिक्स आ सकते हैं। स्पेसिफिकली ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स आर जीनोबायोटिक्स इन ह्यूमन because the human body does not produce them itself or not
आर दे पार्ट ऑफ नॉर्मल फूड के, जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कोई भी बंदा बीमार होता है तो वो एंटीबायोटिक ले रहा होता है, तो वहाँ पे क्या है कि एक तो वो हमारे हम क्यों बाहर से ले रहे हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मटेरियल गया है, तो आपको पता है वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का रिएक्शंस होता है, तो वो एंटीजन्स वगैरह एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उसको किल करना शुरू कर देते हैं, जो भी एक्सटर्नल मटेरियल गया होता है। तो अगर वो किल करने थक जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं हमारी बॉडी में सेल, तो फिर हम बाहर से मेडिसिन लेते हैं या बाहर से एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ताकि वो जो भी मटेरियल अंदर गया है वो उसको किल कर सके। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स भी जो होती हैं वो भी हमारे पास क्या है, जीनोबायोटिक्स हैं, क्योंकि नॉर्मली तो वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही और ना ही हम नॉर्मली खा रहे होते हैं। जब कोई फॉरेनर सब्सटेंसेस आता है तो उसकी वजह से ही हम जो है एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं। दिस जीनोबायोटिक्स में बी ग्रुप्ड एज कार्सिनोजेनिक ड्रग्स, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स या फूड एडिटिव्स हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड पेस्टिसाइड, ये सारे मटेरियल जो है हमारे पास क्या हो सकते हैं, जीनोबायोटिक्स हो सकते हैं। A xenobiotic species is one that is foreigner to living system, के living system से जो भी foreigner species है वो हमारे पास xenobiotics आता है। Determination of this xenobiotic substance in biological material is very important, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चलेगा कौन सा substance जो है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। The greatest concern with such substances is their presence in human tissues and other samples of human origin, कि ग्रेट कंसर्न हमारे पास क्यों है कि ये अगर एक्सटर्नल मटेरियल हमारी बॉडी के किसी टिश्यू में चला जाए तो उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज करता है। तो इसलिए हमें पहले ही पता होना चाहिए कि ये जो जीनोबायोटिक मटेरियल कौन कौन से और वो किस तरह का इफेक्ट काज कर सकते हैं। द मेजरमेंट ऑफ सच जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस एंड देयर मेटाबोलाइट्स इन ब्लड, urine, breath, and other samples of biological origin to determine the exposure of toxic substances called biological monitoring, कि biological monitoring का मतलब क्या है कि इन जीनोबायोटिक मटेरियल्स को हम डिटेक्ट कर सकें। कैसे डिटेक्ट करें, क्या ये हमारे ब्लड के अंदर से हम इसकी एनालिसिस कर लें या यूरिन का एनालिसिस होता है, आपको टेस्ट पता है बहुत ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं, या सांस का जो ब्रेथ है उसका टेस्ट हो सकता है, या और बहुत सारे हम टेस्ट करवाते हैं। तो वहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर पस सेल कितने हैं, हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन इन्फेक्शंस कितने हैं या फॉरेन मटेरियल्स कितने हैं, वो कौन से बॉडी के टिश्यू को इफेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये सारी स्टडी जो है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग आ जाती है। हम देखते हैं इंडिकेटर ऑफ एक्सपोजर टू जीनोबायोटिक्स के, जीनोबायोटिक्स एक्सपोजर के इंडिकेटर क्या हैं। बोथ टाइप ऑफ सैंपल एंड टाइप ऑफ एनालाइट्स are influenced by what happen to a xenobiotic material when it get to a body, के जब एक हमारे पास जो है xenobiotic material किसी बॉडी में एंटर हो रहा है तो वो किस तरह का इफेक्ट काज कर रहा है, ताकि वो किस जगह पे इफेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमें जो सैंपल ले रहे हैं और जिसके अंदर से जो एनालाइट है, जो स्पेसिफिक मटेरियल है, वो हम कौन सा ले रहे हैं, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे पास। मीन के अगर हमारे पास क्या है कि जीनोबायोटिक मटेरियल हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हम एनालिसिस क्या है किडनी का करना शुरू कर दें, तो फिर तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो जीनोबायोटिक मटेरियल है उसने किस जगह को एक्सपोजर किया है, किस जगह को डिस्टर्ब किया है, तो एनालिसिस भी हमने उसी चीज़ का एनालिसिस भी करना होता है। तो ये इसलिए हमारे लिए सैंपल और एनालाइट भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फॉर सम एक्सपोजर द एंट्री साइड कंपोजेस द सैंपल, कि अगर हमारे पास ये कहाँ पे एक्सपोज हो रहा है, मीन कि अगर ये जीनोबायोटिक्स हमारी स्किन के थ्रू ऐड हो रहे हैं, तो क्या है कि वही एंट्री साइट ही उसकी जो है सैंपल के तौर पे एक्ट कर रही होती है। दिस इज़ द केस फॉर एग्जांपल इन एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस फिल्टर इन द एयर, कि ये जो एस्बेस्टॉस के फिल्टर्स फाइबर्स हैं हमारे पास एयर में, तो वो एयर से हमारे पास क्या है, हम जब सांस लेंगे तो हमारे लंग्स में जाएंगे। ठीक है, तो लंग्स में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इन एक्सपोजर फॉर एग्जांपल इन एक्सपोजर टू एस्बेस्टॉस फाइबर्स इन द एयर विच इज़ मैनिफेस्टेड बाय लेशन टू द लंग्स, के लंग्स के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि जख्म क्रिएट कर देते हैं।
तो अब अगर हमने यहाँ पे सैम्पलिंग करनी होगी तो हम लंग्स के सैंपल ही लेंगे या एयर ट्रैक के सैंपल्स ही लेंगे ताकि उसको डिटेक्ट करा जा सके. मोर कॉमनली द एनालाइट में बी अपीयर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सपोजर. समटाइम ऐसा भी है कि जहाँ पे एक्सपोज हुआ है तो वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू या प्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल करके किसी और जगह पे भी जा सकता है, तो हम वहाँ पे भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. लाजमी नहीं है कि जिस साइड पे ये अटैच हुआ है वहीं पे ये हमारे पास जो है उसको हम डिटेक्ट करें. उसके अलावा वो हमारी बॉडी में ये कहीं भी मूव आउट भी हो सकता है, बिकॉज उसके बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी तो हो सकते हैं, such as lead in bone that was originally taken by the respiratory route. कि lead अगर हमारे बोन्स के अंदर जाती है तो उसका मतलब है वो डायरेक्ट बोन में तो नहीं गई, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो बोन वहाँ से मूव आउट होके हमारे पास ब्लड में गई, ब्लड से वो बोन के अंदर चलेगी. इन अदर केसेस the original xenobiotic is not even present in the analyte. समटाइम ऐसा भी होता है कि xenobiotic की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो जाए, तो वो कोई और सब्सटेंसेस बना दे, ठीक है, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएं, तो वो भी हमारे पास क्या है कि हम उस ओरिजिनली वो वाला भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. एन एग्जांपल ऑफ दिस इज मेथिमोग्लोबिन इन ब्लड, द रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ एनालिन एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन. के स्किन के थ्रू जो हमारे पास जो एनालिन या कोई भी बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स वगैरह हैं वो अगर स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो गए हैं तो ये हमारे ब्लड के अंदर हालांकि सकती है तो स्किन में, लेकिन ये ब्लड के अंदर चले गए हैं, तो उन्होंने अब उसकी क्या एनालिन की कोई और फॉर्म जो है मेथिमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस कर दिए ब्लड के अंदर, ठीक है, यानी कि वो जो एनालिन थी लेकिन एनालिन किसी और सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो गई है. The two major kind of sample analyzed for xenobiotic exposure are blood and urine. तो मोस्टली हम क्या है कि सैंपल का एनालाइट क्या होता है, या हम ब्लड एनालिसिस करवा लेते हैं या यूरिन एनालिसिस कर लेते हैं. Both of these kind of samples are analyzed for systemic xenobiotics. Systemic xenobiotics mean के एक है दो है, systematically जो है xenobiotics के लिए इनके different टेस्ट किए जाते हैं, which are those that are transported in the body and metabolized in various tissues. तो ये xenobiotics जो है बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर भी चले जाते हैं. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ का भी टेस्ट किया जाता है, उसका टिश्यू का स्मॉल पार्ट लेके उसकी भी एनालिसिस की जाती है. Blood is of unique importance as a sample for biological monitoring. ये biological monitoring के लिए हमारे पास क्या है, ब्लड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ब्लड सैंपल्स के हम से हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है. इसी तरह हमारे पास क्या है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ xenobiotic tend to be converted to more polar and water soluble metabolites. कि जब हमारे पास कि xenobiotics जो हैं वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, मीन वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले रहा, वो किसी और मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो गया है. तो वहाँ पे क्या है कि वो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं यानी फेज़ 1 पे या फेज़ 2 पे, कि यानी वो एक दफ़ा मेटाबोलाइज हो रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो दो दफ़ा मेटाबोलाइज हो रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वहाँ पे क्या है कि ये कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स बन जाते हैं जो कि वाटर सोलेबल होते हैं, पोलर होंगे और वाटर सोलेबल होंगे, तो इसका मतलब है कि वो यूरिन के साथ जो है हम वो निकल आएंगे बॉडी के अंदर, तो हम यूरिन एनालिसिस करवा के भी उनको डिटेक्ट कर सकते हैं. These are eliminated with the urine, making it a good sample to analyze as evidence of exposure to xenobiotic substance. के ये हमारे पास एक अच्छा सैंपल बन जाता है कि हम जो है xenobiotic substances को डिटेक्ट कर सकें. Urine has advantage of being a simpler matrix than the blood and one that subject more readily give the for the analysis. के हमारे पास क्या है, ब्लड की निस्बत हम यूरिन सैंपल्स हमारे लिए कलेक्ट करना आसान है और उसका एनालिसिस भी आसान है. ये तो नहीं है कि ब्लड तो हम बार बार किसी भी पेशेंट के अंदर से या किसी भी पर्सन के अंदर से इतना ब्लड नहीं ले सकते जितना हम फ्रीक्वेंटली हम यूरिन ले सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं. अदर काइंड ऑफ सैंपल्स that can be analyzed include breath for volatile xenobiotics and volatile metabolites.
या एयर हो सकते हैं या नेल्स हो सकते हैं, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर ट्रेस एलिमेंट्स सच एज सेलेनियम वगैरह के लिए एयर और नेल्स ले सकते हैं। एडिपोज टिश्यू जैसे फैट है, फैट के अंदर कोई जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस है वो ले सकते हैं। और मिल्क, ठीक है, मिल्क के थ्रू जो है वो डिटेक्शन हो सकती है कि वेरियस काइंड्स ऑफ जीनोबायोटिक मटेरियल प्रेजेंट हैं या नहीं है। वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गन टिश्यू कैन बी एनालाइज्ड in cadavers to determine the toxic agent that has caused death by poisoning, कि जो हमारे पास किसी जीनोबायोटिक्स ने पॉइजनिंग कर दी है तो हम क्या करते हैं कि जो मुर्दा जिस्म होता है, ठीक है, उसके अंदर से उसके डिफरेंट टिश्यूज़ निकाल के उनके ऊपर भी एनालिसिस कर लेते हैं कि इसके किस टिश्यू के ऊपर कितना जहर गया है, तो वो भी चेक किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम फोरेंसिक केमिस्ट्री में करते हैं या जिसे आप पोस्टमार्टम कहते हैं, उसमें भी तो यही होता है कि अगर किसी को जहर दिया गया या कुछ भी किया गया तो जहर को एनालिसिस या पॉइजनिंग को एनालिसिस के लिए क्या है, टिश्यूज़ लेके, अब इंसान तो मर ही गया, ठीक है, तो उसके वो डिफरेंट टिश्यूज़ लेके उनको जो है वो एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर कौन सी पॉइजन है और किस लेवल पे इसके अंदर पॉइजन की अमाउंट है और किस इसने किस ऑर्गन को ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। ठीक है, द चॉइस ऑफ द एनालाइट एक्चुअली मेजर्स varies with the xenobiotic substance to which the subject has been exposed, कि हमारे पास जो है किस तरह का हमने जो है एनालाइट लेना है, मीन कौन सा टिश्यू लेना है, कौन सा सैंपल लेना है, यूरिन लेना है, ब्लड लेना है, नेल लेना है, कोई भी बॉडी टिश्यू लेना है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास xenobiotic substances कौन से हैं और उन्होंने किस जगह को ज़्यादा इफेक्ट किया है। Therefore, it is convenient to divide xenobiotic analysis on the basis of the type of chemical species determined। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम xenobiotics स्पीशीज़ के एनालिसिस के लिए इसको भी डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ को एनालिसिस के लिए ये जो है इसकी डिफरेंट वेसेस को क्लासीफाई कर देते हैं कि इसमें कौन सी स्पीशीज़ को डिटरमिन करना है तो ये वाली चाहिए, कौन सी स्पीशीज़ को डिटरमिन करना है तो ये वाला मेथड और ये वाला जो है सैंपल्स हमें चाहिए होते हैं। The most straightforward analyte is of course the xenobiotic itself, कि हमारे पास सबसे मेन जो क्या है वो एनालाइट क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास xenobiotic खुद ही है कि वो क्या मटेरियल है। ठीक है, ये क्या मटेरियल है, वो किस तरह का प्रॉब्लम काज कर सकता है। दिस अप्लाइज टू एलिमेंटल xenobiotics स्पेशली मेटल, कि हमारे पास जो मेटल्स हैं ये जैसे हमारे पास ये भी xenobiotics है कि हमारी बॉडी में एक्सटर्नली आ रही हैं, तो क्या है कि ये मेटल्स हमारे पास क्या है, इनको एलिमेंटल फॉर्म में डिटेक्ट किया जा सकता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये अर्थ सेल्फ ही हमारे पास xenobiotics हैं और हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। In few cases, organic xenobiotics can be also be determined as parent compound, कि हमारे पास समटाइम तो हम मेटल्स को कर सकते हैं जो कि एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, समटाइम ऑर्गेनिक xenobiotics होते हैं जो कि पेरेंट कंपाउंड होते हैं, और उस इनऑर्गेनिक इन जो है ऑर्गेनिक xenobiotics के आगे डिफरेंट मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन जो है वो शो कर रहे होते हैं और मीन उसकी डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं। इन फ्यू केसेस Okay. However, organic xenobiotics are determined as phase 1 and phase 2 reaction products के organic xenobiotics ऐसा नहीं है कि वो उसी फॉर्म में लेगा, बल्कि वो आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देगा, डिफरेंट रिएक्शंस कर देगा जिनको हम कहते हैं phase 1 and phase 2 reaction products. Often the phase 1 product is measured frequently after it is hydrolyzed from the phase 2 conjugate यूजिंग एंजाइम और एसिड हाइड्रोलाइसिस प्रोसीजर्स, कि हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली क्या करते हैं कि हमारे पास जो फेज़ 1 रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं हम उनको मेजर कर लेते हैं, उसके बाद ये इनको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं कि उनके जो फेज़ 2 मटेरियल्स बन जाते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि जब फेज़ 1 में अगर कोई xenobiotic कन्वर्ट हुआ है फेज़ 1 प्रोडक्ट के अंदर, तो फेज़ 1 को हम जो है उसकी अगर हाइड्रोलाइसिस कर ली जाए एसिड के थ्रू या एंजाइम्स के थ्रू, तो वो क्या है फेज़ 2 कंजुगेट्स बना देगा, यानी कि उनकी फेज़ चेंज हो गई है, वो डिफरेंट उनके कंजुगेट बन गए हैं।
तो वो हमने कहा था जब ये फेज़ 1 और फेज़ 2 कंजुगेट बन जाए या मेटाबोलाइट्स बन जाए तो मोस्टली वो हमारे लिए डिटेक्ट करना ईजी हो जाते हैं. Thus, for example, trans-muconic acid can be measured as evidence of exposure of the parent compound benzene. कि ये trans-muconic acid अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये बेंजीन से बना है. ठीक है. इन अदर केसेस ऑफ फेज 2 रिएक्शन प्रोडक्ट इज मेजर्ड. समटाइम हम क्या कर सकते हैं, फेज़ 1 की बजाय फेज़ 2 रिएक्शन प्रोडक्ट मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल हिपोरिक एसिड डिटरमिन एज एविडेंस ऑफ एक्सपोजर टू टोलिन. के हिपोरिक एसिड जो है वो फेज़ 2 पे हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं और ये किससे बना है, एक्चुअल में ये टोलिन से बना हुआ है. सम xenobiotic or their metabolites form a duct with the endogenous material in the body. के बॉडी के अंदर जहाँ पे ये बॉडी के डिफरेंट मटेरियल के साथ जो है अडक्ट से बना देती है, मीन कम्प्लेक्स सा बना देती है फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ, विच आर देन मेजर्ड एज एविडेंस ऑफ द एक्सपोजर. तो वो वहाँ पे हमें पता चल जाता है ये किस किस बॉडी पार्ट के साथ अटैच हुए हुए हैं, यहाँ पे इसका एक्सपोजर हुआ है. A simple example is the adduct formed between the carbon monoxide and hemoglobin. के हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोक्साइड के साथ, कार्बन मोनोक्साइड हमें पता है प्लूटेंट्स है, तो इनके दोनों के साथ जो रिएक्शंस के थ्रू या अडक्ट जो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको. मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम आपको पता है कि हमारे जो ब्लड है वो सब पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है और जैसे ही वो लंग में आता है तो हम जैसे सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं. तो अब जब अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो ज़्यादा अमाउंट में, तो क्या वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है. तो ये जब कम्प्लेक्स बन जाएगा तो हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है प्रोटीन, और ये ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में पहुंचाती है. लेकिन जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गई तो वो जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी. More complicated example are the adduct formed by the carcinogenic phase 1 product of polycyclic aromatic compounds with DNA of hemoglobin. कि more complex हमारे पास क्या है कि डीएनए या हीमोग्लोबिन के साथ जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो जो है रिएक्शन करते हैं. और जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ सकती है, अनदर क्लास ऑफ एनालाइट कंसिस्ट ऑफ endogenous substance produced upon the exposure to an xenobiotic materials. कि xenobiotic materials का एक्सपोजर जो है हमारे पास जो है इन इन टिश्यूज़ वगैरह के ऊपर अगर हो जाता है तो हम वो हमारे पास जो है वो एनालाइट के तौर पे यूज़ हो सकता है. Methyglobin formed as a result of exposure of nitrobenzene, aniline, and related compound is an example of the substances that does not contain any of the original xenobiotic material. कि समटाइम ऐसा भी है कि ओरिजिनल xenobiotic material जो है वो इतना दूसरे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया है कि हमारे पास जो है ओरिजिनल पेरेंट जो xenobiotic मटेरियल था वो प्रेजेंट ही नहीं होता. अनदर क्लास ऑफ सब्सटेंसेस काज वेरिएबल अल्टरेशन इन दी एंजाइम एक्टिविटी. और दूसरी क्लास क्या कर सकते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकती है. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज द इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज. एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है उसकी इनहिबिशन करी है बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट इंसेक्टिसाइड. के इंसेक्टिसाइड जो हैं ये हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी को भी डिक्रीज कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं या उसको टोटली इनहिबिट भी कर सकते हैं. हम फिर कैसे पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम वो देख लेते हैं. कि किस वे में रिएक्शन 1 है या रिएक्शन 2 पे है हमारे पास, तो हम उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी मेजर्ड एज द अनमेटाबोलाइज्ड कंपाउंड इन द ब्लड, यूरिन एंड ब्रेथ. कि समटाइम मोस्टली हम क्या है कि xenobiotic मटेरियल को ऐसे ही मेजर कर लेते हैं जब से वो भी
मेटाबोलाइज हुआ ही नहीं है. In some cases, the sample can be injected along with its water content directly into the glass chromatograph की ग्लास क्रोमेटोग्राफी गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम यहाँ पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. डायरेक्ट इंजेक्शन इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल डाइमिथाइल फार्मामाइड साइक्लोपेंटेन साइक्लोप्रोपेन हेलोथेन मिथॉक्सी फ्लोरेन डाइथाइल ईथर आइसोप्रोपेनॉल मिथेनॉल मिथाइल एंड ब्यूटाइल कीटोन मिथाइल क्लोराइड मिथाइल इथाइल कीटोन टोलिन ट्राइक्लोरोइथेन एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन. इनके लिए हम क्या है डायरेक्ट इंजेक्शन का प्रोसेस कर लेते हैं. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स in blood and urine, a straightforward approach is liberated the analyte at elevated temperature, allowing the volatile component to accumulate in the headpiece above the sample, followed by a direct injection to headpiece gas into the gas chromatograph. हमारे पास क्या है अगर volatile components हैं तो हम इनको क्या कैसे डिटेक्ट करें कि हम इनको क्या है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर देंगे. हाई टेम्परेचर से क्या है कि वो सारे के सारे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस है. तो ऊपर से अगर हमने उसको कवर किया हो तो वो कवर करके उनको कलेक्ट करके जो है गैस क्रोमेटोग्राफ के ऊपर जो है क्रोमेटोग्राम के अंदर डाल दिया जाए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. A reagent such as perchloric acid may be added to deprotonize the blood or urine sample and facilitate the release of volatile xenobiotic compound. कि हमारे पास अगर ब्लड या सैंपल के अंदर जो है जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस हैं तो उनको डीप्रोटोनाइज करने के लिए एसिड ऐड करते हैं जो कि हमारे पास क्या है परक्लोरिक एसिड है. Among the compound determined by this approach are acetaldehyde, dichloromethane, chloroform, carbon tetrachloride, benzene, trichloroethylene, toluene, cyclohexane, ethylene oxide. क्या हम इनको क्या कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं. Purge and trap technique that evolve volatile analyte from blood and urine in a gas stream and onto a trap for subsequent chromatographic analytes from एनालिसिस हैव बीन डेवलप. कि हमने क्या किया पर्ज एंड ट्रैप टेक्निक की है कि वो क्या है पहले उसको हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं और साथ साथ जो है उसको जैसे ही वो वोलेटाइल कंपोनेंट्स आते हैं तो उनको हम जो है वो ट्रैप भी कर लेते हैं. तो यहाँ पे इस कि एयर गैस स्टीम वगैरह को जो है ये इसके अंदर से हम क्या है जीनोबायोटिक मटेरियल जो है ब्लड और यूरिन के अंदर से निकाल लेते हैं और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के थ्रू जो है हम इनको डिटरमिन कर सकते हैं. Such a technique employs gas chromatographic separation at Fourier transfer. Infrared red detection has been described for a number of volatile organic compounds in the blood. के blood के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि volatile organic components को determine करने के लिए पहले तो गैस क्रोमेटोग्राफी करेंगे और साथ साथ FTIR करेंगे. FTIR से हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप का भी पता चल जाएगा तो हमें यहाँ से मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन सा मटेरियल जो है वो जीनोबायोटिक्स है और वो जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे. मेजरमेंट ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन प्रोडक्ट के हमारे पास जो है अगर जीनोबायोटिक खुद नहीं है तो उसके फेज 1 और फेज 2 जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको मेजर कर सकते हैं. फॉर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स the most accurate indication of exposure is to be obtained by determining their phase 1 reaction products. कि हम mostly बहुत सारा process के अंदर हम phase 1 products को भी detect कर सकते हैं. In case where the significant fraction of xenobiotic compound has undergo a phase 2 reaction, the phase 1 product can be regenerated by the acid hydrolysis. कि जहाँ पे कि जीनोबायोटिक मटेरियल फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 रिएक्शन कर रहा है तो वो वहाँ से अगर हमने फेज़ 1 रिएक्शन निकालना है तो हम उसकी एसिड हाइड्रोलाइजेशन कर दें. मीन फेज़ 2 प्रोडक्ट की एसिड हाइड्रोलाइजेशन कर दें तो हमारे पास दोबारा जो है वो फेज़ 1 प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन हो सकती हैं. वन ऑफ द कंपाउंड कॉमनली डिटर्मिन as its phase 1 metabolite is benzene.
विच इज़ मेटाबोलाइज टू फिनोल इन दी बॉडी के बेंजीन है नॉर्मली, तो वो क्या है, वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाती है। द फिनोल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट और बेंजीन इज मेजर इन यूरिन एंड यूजली बाई गैस क्रोमेटोग्राफी के हम फिनोल को डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिन में, और गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। द यूरिन सैंपल इज ट्रीटेड विद परक्लोरिक एसिड टू हाइड्रोलाइज फिनोल कंजुगेट्स के फिनोल के जो कंजुगेट्स बनते हैं, ये डिफरेंट एक्शंस बनते हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनने हैं, तो वो परक्लोरिक एसिड के साथ जो है हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, एंड फिनोल इज extracted into the diisopropyl ether for chromatographic analysis, और वहाँ से हम फिनोल को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। टू अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ बेंजीन आर ट्रांसम्यूकोनिक एसिड एंड एस फिनाइल mercapturic acid are now commonly measured as more specific biomarkers फॉर बेंजीन एक्सपोजर, कि अगर ये मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि ये बेंजीन से एक्सपोजर हुआ और उसके डिफरेंट मेटाबोलाइट्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ट्रांसम्यूकोनिक एसिड का, कि बेंजीन से बेंजीन आपको पता है अगर रिंग स्ट्रक्चर में है तो ये क्या है, हमारे पास ओपन फॉर्म में है और इसके अंदर डिफरेंट वे में डबल बॉन्ड और ये सारी डिफरेंट इसके डेरिवेटिव्स हैं। ये इंसेक्टिसाइडल कार्बाराइल अंडरगो द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन के हमारे पास क्या है कि एक तो बेंजीन से म्यूकोनिक एसिड बन सकते हैं, या कार्बोराइल है हमारे पास, उसके एंजाइमेटिक प्रोसेस से हमारे पास क्या है, ये नेफ्थोल प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर अदर प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस हो सकती है। देयरफॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वन नेफ्थोल इन यूरिन इंडिकेट एक्सपोजर ऑफ कार्बोराइल, क्योंकि हमारे पास वन नेफ्थोल आ गया तो उसका मतलब है ये किसकी प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली हमारे पास कार्बोराइल जो हमारे पास जीनोबायोटिक्स है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई है, तो मेन जीनोबायोटिक्स हमारे पास कार्बोराइल आ गया। द वन नेफ्थोल इज कंजुगेटेड बाय अ फेज 2 रिएक्शन इज लिबरेटेड बाय द एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड डिटरमिन्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली एंड बाय क्रोमेटोग्राफिकली, कि इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी से मेजर कर लें, या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली टेक्निक जो है जैसे यूवी विजिबल फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था उसके थ्रू हम जो है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास रिएक्शन 2 प्रोडक्ट्स, ये कौन कौन सी हो सकती हैं हमारे पास, हिपोरिक एसिड विच आर फॉर्म्ड एज फेज 2 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम टोलिन, xylene, benzoic acid, ethyl benzene, and closely related compounds can be determined as biological markers of exposure के हमारे पास क्या है कि हिपोरिक एसिड जो है ये डिफरेंट ऊपर वाले ऑर्गेनिक मटीरियल्स की जो है मेटाबोलाइट से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, अगर इसका मतलब है अगर हिपोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो ये मतलब ये कि ये फेज 2 मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है ये इन सब मटीरियल का। सिमिलरली स्ट्रक्चरल सिमिलर फॉर्म मिथाइल hipporic acid is produced metabolically from paraxylene by the same process that produce hipporic acid from toluene, कि सेम प्रोसेस होता है कि टोलिन से हिपोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाए, यहाँ हमारे पास पैराजाइलिन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अदर मेटाबोलाइट दैट मे बी फॉर्म फ्रॉम द एराइल सॉल्वेंट्स के मीन जिसमें बेंजीन रिंग है, ठीक है, फ्रॉम सॉल्वेंट पर प्रिकर्सर इंक्लूड मेंडेलिक एसिड के, इसी तरह हमारे पास मेंडेलिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, एंड फिनाइल ग्लाइकोलिक एसिड भी जो है वो प्रोड्यूस हो होता है। Exposure to toluene can be detected by extracting hipporic acid from the acidified urine into diethyl ether isopropanol and direct ultraviolet UV visible absorber measurement of the extracted acid at 230 नैनोमीटर, कि हमारे पास क्या है कि टोलिन की एक्सट्रैक्शन अगर हमने डिटेक्ट करनी है तो उसका मतलब है कि हम हिपोरिक एसिड को डिटेक्ट कर रहे हैं जिसकी सेकंड जो है प्रोडक्ट है फेज सेकंड फेज प्रोडक्ट है, तो इसको हम डिफरेंट सॉल्वेंट्स के साथ जो है एसिडिफाइड कर देंगे और वहाँ से करने के साथ साथ जो है यूवी विजिबल से डिटेक्ट कर सकते हैं। When the analysis is designed to detect the xylene, ethyl benzene and the related compounds, several metabolites related to hipporic acid
may be formed and the ultraviolet स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड डज नॉट गिव द रिक्वायर्ड स्पेसिफिसिटी कि हमारे पास क्या है, प्रोड्यूस तो क्या हो रहा है, हिपोरिक एसिड ही हो रहा है, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट से हो रहा है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम ये नहीं बता सकेंगे कि ये किस एजाइलिन से हुआ है, इथाइल बेंजीन से हुआ है या अदर कंपाउंड से हमारे पास हिपोरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है। हाउएवर the various acid produced from these compounds can be extracted from the acidified यूरिन इंटू इथाइल एसीटेट। अब हिपोरिक एसिड से के साथ साथ जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास, अब उनको डिटेक्ट कर सके हम इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये एसिडिफाइड यूरिन है, उसको हम इथाइल एसीटेट के साथ जो है ट्रीट कर रहे हैं, तो डेरिवेटाइज टू प्रोड्यूस दी वोलेटाइल स्पीशीज, उसकी वजह से वोलेटाइल स्पीशीज भी प्रोड्यूस होती हैं और क्वान्टिफाइड बाय द गैस क्रोमेटोग्राफी। वहाँ से जब वोलेटाइल स्पीशीज है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी से इसको डिटरमिन कर सकते हैं। आर डिसएडवांटेज टू मेजरिंग toluene exposure by hipporic acid is the production of this metabolic from natural sources। कि अब क्या है कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस से प्रोड्यूस हो रहा था, सिर्फ टोलिन से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मतलब साथ साथ क्या है कि ये नेचुरल सोर्सेज से भी प्रोड्यूस हो रहा है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द टोलाइल uric acid is now favored as a biomarker of toluene exposure। की हिपोरिक एसिड की बजाय हम क्या कर सकते हैं, टोलाइल मर्कैप्टूरिक एसिड जो है वो यूज़ कर लेते हैं इस टोलिन की डिटेक्शन के लिए। एंड इंटरेस्टिंग साइड लाइट is that dietary habit can cause uncertainties in the measurement of the xenobiotic metabolites। के हमारे पास अगर किसी की डाइटरी हैबिट जो है वो बहुत बैड है तो वो भी जीनोबायोटिक मटीरियल्स जो के लिए को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट उसके अंदर होगा, डिफरेंट वे से वो जीनोबायोटिक मटीरियल उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होंगे। एन एग्जांपल ऑफ दिस मेजरमेंट of this is the measurement of the workers exposure to 3-chloropropene by the production of allyl mercapturic acid। कि इसकी एग्जांपल हम दे रहे हैं कि जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो जो है इन मटीरियल से एक्सपोज हो जाते हैं। दिस मेटाबोलाइट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द गार्लिक। अब क्या है कि नेचुरली क्या है, नेचुरली ये गार्लिक से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है कि ये अलाइल मर्कैप्टूरिक एसिड से भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब किसी बंदे ने गार्लिक बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है तो यही मटेरियल प्रोड्यूस होगा। अब लेकिन ये क्या है कि अगर किसी और मटेरियल की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है तो अब इसका मतलब है कि डाइटरी हैबिट्स क्या थी किसी भी पर्सन की वो भी इफ़ेक्ट कर लेती हैं कि हमारे पास जो है किस तरह का हमने जीनोबायोटिक्स हैं और किस तरह ये डिटेक्ट किया जा सकता है। This metabolite is also produced by the garlic, and garlic consumption by the workers was found to be a confounding factor in the method। के हमारे पास ये confusing factor था कि ये garlic से produce हुआ है या इसको exposure हुआ है। Thiocyanide monitor as evidence of the exposure of cyanide is increased markedly by the consumption of cooked कासावा। ये कासावा एक अमेरिकन फूड है। जैसे हमारे पास शक्करकंदी की शेप की होती है ना, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि ये इसकी शक्करकंदी की शेप है। मोस्टली अमेरिकन सिटीज़ के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर ये प्रेजेंट है। तो और क्या है कि अब ये कुकिंग मटेरियल के अंदर प्रेजेंट है या अदर जो है साइनाइड डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर से साइनाइड डाले हैं तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं कि किसी मैन ने ये फूड खाई है तो उसके अंदर भी साइनाइड होंगे, और अगर उसको किसी केमिकल से एक्सपोजर हुआ है तो वो भी हमारे पास क्या है, यहाँ से हम फिर डिटेक्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब हमारे पास टेबल है, ये टेबल क्या डिटरमिन कर रहा है, ये फेज 1 रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ जीनोबायोटिक्स डिटरमिन। डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं फेज 1 पे जो है हमारे पास, उसमें से कुछ को हम देख लेते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन है,
तो ये इसका मेटाबोलाइट क्या है, साइक्लोहेक्सानोल है। इसका मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एसिडिफाइड हाइड्रोलाइज्ड यूरिन विद द डाइक्लोरोमीथेन फॉलोड बाय अ गैस क्रोमेटोग्राफी। इसी तरह डाइएजिनोन है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट से आते हैं, क्लोरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉस्फेट से। इसके अलावा और जैसे हमारे पास डाइऑक्सेन है, बीटा हाइड्रोक्सी डिथॉक्सी एस्टिक एसिड है, फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल मिथाइल एस्टर गैस क्रोमेटोग्राफी से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इथाइल बेंजीन है, इथाइलिन ग्लाइकोल है हमारे पास, मिथॉक्सी एस्टिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, उनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड है, ये जैसे हम सॉल्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, हेक्सेन, एन हेप्टेन, आइसोप्रोपेन, मेलाथायोन। ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। ये फॉर्मिक एसिड से, ये ट्रू 5 हेक्सेन डाइओन से हो रहा है, ये हेप्टेनॉल से हो रहा है, एसीटोन से हो रहा है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक फॉस्फेट से हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, GCMS यूज़ हो रही है, गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ हो रही है, इधर भी क्लोरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फेट जो है यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम मेथनॉल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, एथेनॉल वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड से भी आ सकते हैं। और यहाँ इसके मेटाबोलाइट्स जो हैं ये भी हो सकते हैं, और इनको डिफरेंट टेक्निक से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह में मिथाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड आयन आ गया, ठीक है। और नाइट्रोबेंजीन को हम यूज़ कर रहे होते हैं, नाइट्रोफिनोल को यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी से यूज़ कर सकते हैं। या पॉलीसाइक्लिक एराइल हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये 1 हाइड्रोक्सी पायरीन से आ रहे हैं, HPLC ऑफ यूरिन से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, मरकैप्चुलेट्स, यानी कि जिनके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हों, तो उन मटेरियल्स को हम जो है वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। Mercapturates are providing to be very useful phase 2 reaction product for measuring the exposure of xenobiotics के ये phase 2 reaction products हैं, और यहाँ से हम xenobiotics का एक्सपोजर भी डिटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ सेंसिटिव डिटर्मिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस बाय HPLC सेपरेशन। HPLC से हम कर सकते हैं फ्लोरेसेंस डिटेक्शन ऑफ देयर ऑर्थोफिथाइल डाइल्डिहाइड डेरिवेटिव्स को, कि हम जो है फ्लोरेसेंस करके भी हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। In addition to toluene mentioned above, these xenobiotics for which the mercapturates can be monitored include कि टोलिन के अलावा हमारे पास कैस्टाइलिन स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर टू टोलिन आगे, क्या आ गया, एक्रिलो नाइट्राइल आ गया, एलाइल क्लोराइड, एट्राजीन आ गई, ब्यूटाडाइन एंड एपिक्लोरोहाइड्रिन है, यानी कि ये फिनोल से रिलेटेड कंपाउंड है, तो हम इनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। The formation of mercapturates and mercapturic acid derivative by the metabolism of the xenobiotics is the result of phase 2 conjugation of glutathione। कि ये कहाँ से होते हैं, कि प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, कि ये जो ग्लूटाथायोन है उसका फेज 2 रिएक्शन जो है वो उसकी वजह से डिफरेंट जो प्रोडक्ट बनी है वो उसके अंदर से होता है, ठीक है। ग्लूटाथायोन क्या होता है, मेरे ख्याल में ये जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ से जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, या उसके अंदर जो पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है, या जिन लोगों को गिलर वगैरह की बीमारी भी होती है, तो वो भी ये उनके लिए भी ये GSH टेस्ट जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। Glutathione, commonly abbreviated GSH, is a crucial conjugating agent in the body। ये conjugating agent है हमारे पास। ये कैसे है, this compound is a ट्राईपेप्टाइड। इसका मतलब है ट्राईपेप्टाइड का मतलब है कि इसमें 3 अमाइनो एसिड जो हैं वो कंबाइन हुई हैं, मीनिंग दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर। दीज अमाइनो एसिड एंड देयर एब्रिविएशन आर ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, के ये 3 जो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन हुए होते हैं। द फार्मूला ऑफ ग्लूटाथायोन इज represented in following, where the SH is shown specifically
because of its crucial role in the forming of covalent link with the xenobiotic compound के SH ग्रुप जो है इन xenobiotic compounds के साथ रिएक्ट कर देता है, उसको भी दिखाया गया है. Rarely glutathione conjugate may be excreted directly कि सम टाइम बहुत काम ऐसा होता है कि ये डायरेक्टली जो है ग्लूटाथायोन के कंजुगेट्स मीन उसके जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स वगैरह बनते हैं कि डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाएं, बट इट यूजली अंडरगो फर्दर बायोकेमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस मर्क्यूरिक एसिड. कि अभी क्या है कि सम टाइम ऐसा हो सकता है कि उसके कंजुगेट्स डायरेक्टली रिलीज हो जाएं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो क्या कर रहे हैं कि वो अनदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर देते हैं. कंपाउंड विद इन नाइट्रोजन एसिटाइल सिस्टीन अटैच जो सेकंड एग्जांपल उसके साथ दी जा रही है, एंड अदर सीरीज स्पीशीज की वजह से क्या वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते जाते हैं. दिस स्पेसिफिक कैट्यूरिक एसिड कैन बी मॉनिटर्ड एज biological markers of exposure to xenobiotic species that result in the formation. कि यहाँ पे क्या है कि इसकी वजह से हम क्या है कि इनको बायोलॉजिकल मार्कर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इन स्पीशीज़ के साथ अटैच हुए हैं, तो साथ साथ ये किन स्पीशीज़ से बने हैं. दी ओवरऑल प्रोसेस for the production of mercapturic acid is applied to a generic xenobiotic species HXR. ठीक है कि ये जो किस मीन कि ये स्पीशी जो है वो रिएक्ट करके हमारे पास जो है xenobiotic स्पीशी जो है वो ग्लूटाथायोन के साथ रिएक्ट करती है और डिफरेंट मेटाबोलाइट्स बना रही है या कंजुगेट्स बना रही हैं, तो वो भी हमारे पास xenobiotics के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं. या तो वो डायरेक्टली एक्सट्रीट हो जाते हैं या फिर वो आगे डिफरेंट जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं. अब हमारे पास क्या है, ग्लूटाथायोन हमने कहा कि ये तीन हमारे पास अमीनो एसिड मिलके हमारे पास जो है वो उन्होंने ट्राईपेप्टाइड बनाया हुआ है. तो ये हमारे पास थी ग्लूटामिक एसिड था, सिस्टीन थी और ग्लाइसिन थी. ठीक है, अब सिस्टीन के साथ एसएच ग्रुप ऑलरेडी अटैच होता है, तो कोई भी जीनोबायोटिक स्पीशी या जीनोबायोटिक जेनेरिक स्पीशीज जिसे हम कह रहे हैं कि वो है, तो वो उसके साथ जब रिएक्शन करती है तो आप यहाँ से समझ लें कि यहाँ से हमारे पास जो है H और H रिमूव हो रहा है, तो ये S के साथ यानी सल्फर के साथ ये जो है जो X ग्रुप है वो अटैच हो रहा है और R अटैच हो रहा है. ठीक है, ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज जो एंजाइम है तो वो जीनोबायोटिक स्पीशीज का ग्लूटाथायोन का रिएक्शन करवाती है, तो वहाँ से क्या हो गया कि सेम वही आ गया कि हमारे पास ग्लूटामिक एसिड सिस्टीन और ग्लाइसिन है, तो वो उसके साथ S और X और R का बॉन्ड बना हुआ है. या तो ये डायरेक्टली हमारे पास क्या है एक्सक्रीट हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सक्रीशन इन बाइल से हमारे पास जो है वो बॉडी के थ्रू जो है वो बाइल निकल जाएगी. अब पहले क्या था, ग्लूटाथायोन था, ग्लूटाथायोन से उसका कोई एक डेरिवेटिव बन गया, तो वो क्या हमारे पास ग्लूटाथायोन कंजुगेट बन गया. तो यहाँ से इसके डिफरेंट रिएक्शंस भी हो सकते हैं कि क्या हो सकता है, लॉस ऑफ ग्लूटामाइल एंड ग्लाइसिनाइल के जो ग्लाइसिन वाली साइड पे कंपोनेंट है वो उतर सकता है, और ये जो ग्लूटामिक एसिड वाली साइड है ये वाली अगर उतर जाए तो फिर क्या रह जाएगा, सारे का सारा सिस्टीन और ये वाली चीज़ रह जाएगी. ठीक है, तो और ये क्या बन जाएगा RXS, और ये क्या है, ये हमारे पास सिस्टीन का है. आपको पता है कि जो होती है हमारे पास अमाइनो एसिड, उसके अंदर क्या है कि एक कार्बन के साथ एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है कि NH2 ग्रुप लगा होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन होती है और दूसरी साइड पे कोई भी R ग्रुप होता है, तो यहाँ पे SH ग्रुप लगा हुआ था. ठीक है, तो ये क्या है कि जब ये दोनों साइड उतर गई तो ये जस्ट सिस्टीन ही रहेगी, तो ये सिस्टीन का कंजुगेट बन गया. ठीक है, तो यहाँ तो ये डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाएगी या फिर ये आगे फर्दर रिएक्शन कर देती है कि यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है ये वाला H, ठीक है, इसकी बजाय ये वाला ग्रुप यहाँ पे लग रहा है, तो क्या है डिफरेंट आगे जो है उसका बायोलॉजिकल
रिएक्शन हो गया हमारे पास रेडिली एक्सट्रीटेड कैप्चूरिक एसिड कंजुगेट, ये मर्क्यूरिक एसिड मर्क्यूरिक एसिड कंजुगेट के तौर पे रिलीज हो सकती है। इसी तरह हमारे पास क्या है, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स ऑफ जीनोबायोटिक एनालिसिस के हम इम्यूनिटी के थ्रू जो है चेक कर लें और डिफरेंट अम्यूनो एसेज जो होते हैं, हमने मीन रेफरेंस डिफरेंट हमने अम्यूनो एसिड बनाए होते हैं, मीन डिफरेंट रेफरेंस क्या कह सकते हैं हम टेस्ट बनाए होते हैं कि ये हमने अगर टेस्ट करना है या हमने कोई चीज़ एनालिसिस करनी है तो ये टेस्ट करना है तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो अमीनो एसिड्स होते हैं तो वहाँ से भी हम टेस्ट कर सकते हैं और उससे एनालिसिस का कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या है, कि ग्लूकोज है या नहीं है, ठीक। अमीन जैसे ब्लड ग्लूकोज को चेक करना है या प्रेगनेंसी टेस्टिंग है तो उसके लिए वो जस्ट एक टेस्ट करें तो हमें उसका इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इम्यूनो एसे मेथड ऑफर डिस्टिंक्ट एडवांटेज इन स्पेसिफिसिटी, सिलेक्टिविटी एंड सिंप्लिसिटी के मीन बहुत ज़्यादा इलेक्शन करने के बजाय क्या है, हम जल्दी से वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपको पता है शुगर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आजकल तो वो छोटी छोटी मशीन्स आई हुई हैं तो वो ही जो है वो जो है घर बैठे ही हम जो है डिटेक्ट कर सकते हैं कि ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज लेवल है, या इसी तरह डिफरेंट टेस्ट और टेस्ट भी हम लोग जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इम्यूनो ऐसे मेथड ऑफर डिस्टिंक्ट एडवांटेज इन स्पेसिफिसिटी, सिलेक्टिविटी, सिंप्लिसिटी एंड कॉस्ट ऑल्दो यूज इन सिंपल टेस्ट किट्स। हाँ, ये टेस्ट किट का हमारे साथ प्रोवाइड की जाती हैं फॉर ग्लूकोज, blood glucose, pregnancy testing, amino acid method have been limited in biological monitoring of these xenobiotics के, लेकिन फिर भी है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास अमीनो ऐसे नहीं हैं, लेकिन जिनके हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, इन पार्ट बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस इन द कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, उसकी वजह से भी इंटरफेसेस आ सकती हैं। Because of their inherent advantages, however, it can be anticipated that amino acid will grow in importance for the biological monitoring of xenobiotics. कि हमें ये जो है अमीनो एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग ऑफ जीनोबायोटिक्स के अंदर से। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इंटर स्पीशीज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। जैसे हम किडनी की बात कर लें तो किडनी की ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी क्या है कि जो अदर किडनी आ रहा है बाहर से, वो एक किस्म का जीनोबायोटिक्स भी है। अगर हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो आपको पता है कि वो किडनी प्रॉपरली वर्क ही नहीं करता और समटाइम डेथ भी कॉज हो जाती है। ऐसे ही अगर प्रॉपरली जो है वो मटेरियल जो है ट्रांसप्लांट उसका ना हुआ और वो जो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट ना कर दे। The term xenobiotics is also used to refer to organs transplanted from the one species to another. For example, more researchers hope that heart and the other organ could be transplanted from pig to human, के pig से हम heart और जो है अदर ऑर्गन्स को भी जो है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। many people die every year whose life could have been saved if a critical organ have been available for the transplant, की बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचाई भी जा रही है कि हार्ट को या किसी अदर जो है ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करके। किडनीज आर करंटली द मोस्ट कॉमन ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन की, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन जो है अब नॉर्मली हो रही है। xenobiotic organs would need to be developed in such a way that they would not be rejected by the immune system, कि इसको इस तरह से जो है वो वर्किंग करनी चाहिए कि ताकि जो इंसान का इम्यून सिस्टम है उसको रिजेक्ट ना कर सकते और वो जो है वो प्रॉब्लम ना काज हो वहाँ पे, ठीक है। द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ xenobiotics ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, के इनके क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी इज अ साइंस दैट डील विद द पॉइजन्स
देयर इफेक्ट एंड द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व के पॉइजन की वजह से जो पॉइजन किसी भी बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है या वो क्या क्या प्रॉब्लम काज कर सकता है। द ज़ीनोबायोटिक इंक्लूड द फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं, मेटल टॉक्सिक गैसेज, ट्रेस एलिमेंट टॉक्सिन्स, नैनो मटेरियल्स सो ऑन, ये सारी चीज़ें जो है ज़ीनोबायोटिक्स के अंदर आ जाती है। विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी ज़ीनोबायोटिक्स ब्रिंग अ हाई पोटेंशियल रिस्क टू ह्यूमन एंड एनिमल्स के जैसे जैसे हमारे पास अवेयरनेस आ रही है तो हमारे पास जीनोबायोटिक मटेरियल भी ज़्यादा होते जा रहे हैं और साथ साथ ये ह्यूमन के लिए प्रॉब्लम भी आती है। इट इज़ pivotal to explore the detailed mechanistic understanding of the ways in which the xenobiotic substances perturb biological system and lead to adverse outcome। कि हमारे पास क्या है कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस जो हैं वो किस तरह बायोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है और उसके क्या क्या आउटकम्स आ रहे हैं कि उसके अंदर से कितना प्रॉब्लम आता है। तो उसके हमें क्या करना चाहिए, डिटेल मैकेनिस्टिक स्टडी करनी चाहिए ताकि हम इसके बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ले सकें। तो ये तो था हमारे पास जो है किस तरह एनालिसिस करते हैं सॉलिड का, वेस्ट का, डिफरेंट टेक्निक्स का, और जीनोबायोटिक्स क्या थे और बायोलॉजिकल मटीरियल्स क्या हैं, उनको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं कि वो क्या था, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, इसको जस्ट हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा लॉज हैं तो उनको जस्ट एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में कौन कौन से हमारे पास लॉज हैं इन्वायरमेंटल के लिहाज से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या इन्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस डेज के लिहाज से देखें कि जब 1947 से पहले क्या सिचुएशन थी। कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैव बीन अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम सिंस द इंसेप्शन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन के जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हो रही है उस टाइम से ही नेचर को कंजर्व करना और नेचर के रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कंसिडरेशन तो की जाती है, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि लोग कर नहीं रहे थे। ठीक है, हाउएवर डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज थ्रू द वेरियस एराज के वेरियस एराज में इसकी अमाउंट जो है एनवायरमेंटल की डिग्रेडेशन की ज़्यादा से ज़्यादा ही होती गई या डिफरेंट थी। ठीक है, द इशू ऑफ environmental degradation has existed in the pre-independence days, of course to a smaller extent as compared to modern days के pre-independence days से में क्या थी, environmental degradation कम थी, अब क्या हमारे पास environmental degradation जो है वो आस्ते आस्ते ज़्यादा हो रही है। The legislation work had commenced during the Mughal rule। ये मुग़ल जब सल्तनत थी उस टाइम जो है बहुत सारे काम किया गया इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा लॉज बनाए गए। when certain order pertaining to hunting had been enforced के जो शिकार करना था, ठीक है, उससे उसके लिए जो है स्पेशल जो है ऑर्डर लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी या उसके लिए जो है लॉज बनाए गए। ठीक है, मुगल पीरियड इज रिमेंबर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाई आर्किटेक्चर वैल्यू, हाई पब्लिक पार्क, large public parks, beautiful gardens, protected places for wildlife, clean water supply, well-designed drainage system, easy accessibility of health facilities, preservation of the forest। मोस्ट ऑफ द मुगल किंग्स वर लवर ऑफ इन्वायरमेंट के मुगल किंग्स जो थे वो इन्वायरमेंट से लव करते थे, इसलिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और बहुत ज़्यादा लॉज को प्रोड्यूस किया। दिस सिक्स पीरियड हैड नॉट मेड एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द क्लीनर इन्वायरमेंट के सिखों का जब राज आया तो उन्होंने इन्वायरमेंट को ख़राब ही किया, लेकिन उन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसको क्लीन करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड दे इंडल्ज इन डैमेजिंग द ग्रैनुअल ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग के हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो थी उनको जो है हाई रैंक जो बिल्डिंग्स थी हमारे पास यानी बहुत इंपॉर्टेंट और पुरानी बिल्डिंग थी उनको डिस्टर्ब किया, उनको जो है तबाह किया, जो कि कंस्ट्रक्टेड बाय द मुस्लिम रूलर्स ने इनको बनाया था, यानी उन्होंने उनको भी तबाह कर दिया सिखों ने। दे डिस्ट्रॉयड द गार्डन एंड फॉरेस्ट के गार्डन एंड फॉरेस्ट को डिस्टर्ब किया। द सिक्स डायनेस्टी हैड प्ले अ nefarious role by degrading the environment and Islamic cultural heritage के इन्होंने हमारे पास
जो किस्म का क्रिमिनल रोल प्ले किया है कि वो उन्होंने इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड किया और इस्लामिक कल्चरल हेरिटेज है उसको भी डिस्टर्ब किया और डिग्रेड किया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड देयर वाज लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी ब्रिटिश पीरियड के अंदर। हाउएवर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द शेप ऑफ इरिगेशन नेटवर्क, लेकिन क्या है कि साथ साथ डेवलपमेंट कैसे हुई कि नहरों को कैसे पानी देना है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। दी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ इंक्लूड वर्ल्ड वार 1 एंड 2। आपको पता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा तबाही हुई थी, बम ब्लास्ट किए गए सारा कुछ, और डिफोरेस्टेशन हुई, ओवर ग्रेजिंग ऑफ दी रेंज लैंड की। ओवर ग्रेजिंग की वजह से मीन अगर आपके पास एनिमल ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा घास भी खा रहे हैं तो वो भी तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, ग्रीन लैंड ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। The implication of these activities led to making up punitive laws for the environmental conservation के इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से फिर क्या किया गया है कि ऐसे laws बनाए जाएं जिनके अंदर पनिशमेंट भी दी जाए या काबिल सज़ा जो है वो laws बनाए जाएं कि अगर कोई आदमी या कोई भी इन laws को obey नहीं करता या environment को प्रोटेक्ट नहीं करता तो उसको क्या करना चाहिए, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। ईरा अप टू ईयर 1980 में क्या 1980 से पहले पहले क्या सिचुएशन थी। दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की पॉपुलेशन में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा हुई, टेरेस्ट्रियल डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही है, डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है, डिमिनिशिंग इरीगेशन वाटर जो इरीगेशन के लिए यूज़ हो रहा था वो कम होता गया, इंडेंजर्स वाइल्ड लाइफ का थी वो उनको भी जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी ख़तरा हुआ, ठीक है। उनकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो डिक्रीज से डिक्रीज़ होती गई। दी 2 decades फ्राम 1960 टू 1980 saw the construction of मंगला एंड तरबेला डैम। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में ये मंगला एंड तरबेला डैम बने। वाइड स्प्रेड वाटर लॉगिंग एंड सॉलिडिसिटी के वाटर लॉगिंग, आपको पता है वो सेम और थोड़ वाली जो ज़मीन होती है जहाँ पे कोई प्लांट वगैरह नहीं होते। मशरूमिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशरूम की इंडस्ट्री लगी एंड इन डिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल्स का यूज़ हो गया है कि बहुत ज़्यादा हमने यूज़ करना शुरू कर दिया ये 1980s तक। The sad multifarious activities created the environmental degradation to the unmanageable limit। इसकी वजह से क्या है, environmental जो है वो बहुत ज़्यादा degrade हुआ। If the remedial measures were not taken in hand, a situation could further deteriorate के फिर भी ना अगर मेजर किए जाते तो सिचुएशन जो है वो इससे भी ज़्यादा बुरी से बुरी होती जाती। पीरियड आफ्टर द ईयर 1980s, ठीक है। सिंस 1980 द इन्वायरमेंट हैज डिग्रेडेड रैपिडली के इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा। टुडे आवर सिटीज टाउन विलेज वाटर बॉडीज एंड एटमॉस्फेयर आर सो मच पोल्यूटेड दैट द बायोडाइवर्सिटी इज फेसिंग क्राइसिस ऑफ एक्सटिंक्शन। कितना ज़्यादा पोल्यूशन का हो गई है कि बहुत ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं उनकी क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ को ख़त्म होना भी शुरू हो गई हैं और नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑन डिक्लाइन एट अ एग्जॉर्बिएंट रेट के ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा रेट में ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल upheavals, the nation as a whole has suffered physiological setback and mental tension के सारी नेशन के ऊपर इफेक्ट होता है। इस तरह के हमारे पास जो सोशियो इकनॉमिक और पॉलिटिकल अप एंड डाउन की वजह से जो है सारी के सारी नेशन के ऊपर इफेक्ट होता है और टेंशन भी क्रिएट होती है। रेजिडेंट्स ऑफ द सर्टेन सिटीज हैज सफर्ड ड्यू टू वेस्टेड सोशल इंटरेस्ट के कुछ ऐसे भी थे सिटीज़ जो बैकवर्ड एरियाज उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगी आगे उनकी डेवलपमेंट पे, ठीक है। और कुछ ऐसे सिटी हैं कुछ की डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया तो इस तरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती हैं इन्वायरमेंट के अंदर और वहाँ पे प्रॉपरली बैलेंस नहीं होता। इन व्यू ऑफ द अबव द नीड ऑफ मिनिमाइजिंग द पोल्यूशन थ्रू द इन्फोर्समेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल इंटेक्टमेंट हैड बीन फेल्ट मोर एंड देन एवर कि इसकी वजह से क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि फिर ये क्या था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो डिफरेंट लॉज बनाए गए उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नाफिज करवाना चाहिए ताकि
हमारे पास जो है इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाया जा सके। इनमें से कुछ के मैं आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ, लेकिन इसको सबको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा ला एयर के लिए कौन सा हुआ, कौन सा वाटर क्वालिटी के लिए हुआ, कौन सा नॉइज़ के लिए हुआ, टॉक्सिक मटीरियल्स के लिए कौन कौन से लॉज जो हैं वो है। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल, दी बलोचिस्तान NWFP पंजाब सिंध लोकल गवर्नर ऑर्डिनेंस, दी वेस्ट पाकिस्तान एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के डिफरेंट जो थे हमारे पास एक्ट थे, जिनके थ्रू क्या हुआ कि इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे कि इस एक्ट में ये इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि अगर यहाँ पे इतनी अमाउंट है किसी भी सब्सटेंसेस की तो उसको कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना। मीन डिफरेंट लॉज बनाए गए। सेलिएंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान इन्वायरमेंटल लॉज क्या हैं, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। मोस्ट ऑफ द लॉज आर आउटडेटेड, बट मसला क्या है कि लॉज तो हमने बना दिए लेकिन उन पर अमल किसी ने नहीं किया, ठीक है। तो लॉज बना दिए तो उनकी लॉज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिफरेंट कमेटीज़ बनाई जाती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं, प्रॉपर उसकी चेक एंड बैलेंस होता है, लेकिन इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो मीन लॉज बनाने का भी इतना कोई पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द लॉज आर आउटडेटेड एंड नो लॉन्गर सर्व द टू रिक्वायरमेंट के लॉज क्या है, ये 1980s 1960s के लॉज हैं। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, तो क्या है कि वो आजकल के ज़माने के लिए आउटडेटेड हैं। These do not respond to social and cultural changes in this society. Legislation has been made from the time to time without having conducted the consultative progress by the concerned department के होना क्या चाहिए कि लाज बनने चाहिए और उसकी डिफरेंट जो है कंसल्टेटिव्स होने चाहिए, उसके डिफरेंट जो है उस लॉज को ओबे करवाने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स होने चाहिए जो कि इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। लॉज हैड बीन फ्रेम्ड इन आइसोलेशन, लॉज को बस बना लिया गया, उनको रख दिया गया, मीन उन पर काम नहीं हुआ। इन ऑलमोस्ट all cases opinion or commands have been not been asked from the public and their representative। और अगर लाज बनाए भी गए तो उसमें पब्लिक को कंसिडर ही नहीं किया कि उनकी क्या राय है, उनके क्या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। खुद ही लॉ बनाए गए और खुद ही उनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई, ठीक है। जब तक उसके अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ना हो या पब्लिक का कंसर्न ना हो, पब्लिक को सोच के लॉज ना बनाए जाएँ, या इस तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं। दी लास्ट लैग दे इन बिल्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड की कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के भी नहीं थे, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। दी लेजिस्लेशन इन जनरल एंड इन्वायरमेंटल लॉज इन पर्टिकुलर लैग दी टीथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन के ये इसको जो लॉज बनाए भी थे वो इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती थी उनकी। द पॉलिटिकल कमेंट इस नॉन एग्जिस्टेंस को, उसके अंदर कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं थी कि इसके अंदर हम इसको चेंज किया जा सकता है, नहीं चेंज किया जा सकता है, या किस तरह का पॉलिटिकल कमेंट्स क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते। दी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट इज इल इक्विप्ड के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इसके लिए वो भी प्रॉपर नहीं थी, पूरली फाइनेंस, उसको पैसे नहीं थे तो उन्होंने काम क्या करना था। एंड डिवाइड ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग भी नहीं थी। द constructive legislative list of 1973 constitution include the subject of environmental pollution and ecology के 93 का लॉ जो था उसके अंदर इकोलॉजी एंड environmental pollution के बारे में डिस्कस किया गया। Thus under the article 142 the parliament and the provisional assemblies are empowered to make the necessary law accordingly के 1973 के लॉज के अंदर ये कहा गया कि पार्लियामेंट या असम्बलीज जो है डिफरेंट लॉज बनाए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस नंबर 2027 इन 1997। अब इसमें क्या किया, दी ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड ऑन 11 February 1997 by the government of Pakistan. It has now been made इंटेक्टमेंट बाय द पार्लियामेंट की ये पार्लियामेंट से जो है अब क्या हो गया है कि इसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि इसको जो है
इम्प्लाइज किया जाए। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है क्या आते हैं हमारे पास, इज एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान के इन लॉज को जो है पूरे पाकिस्तान के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इट हैज़ डिफाइंड मोर नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड ऑर्डिनेंस। ठीक है, 1983 में जो ऑर्डिनेंस दी गई या ट्रम्प को डिस्कस किया उससे ज़्यादा इसमें डिस्कस किया। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ी। ठीक है, कि वो इस्टेब्लिश हो, फिर इस तरह इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई गई, प्रोविजनल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज बनाई गई, इस तरह प्रोविजनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड बनाए गए। फंड होने चाहिए, तो फंड होंगे तो ये सारी एजेंसीज काम करेंगी। लेविंग ऑफ पोल्यूशन चार्ज के हमारे पास क्या है, इम्पोज किया गया कि अगर कोई पोल्यूशन काज कर रहा है तो उसको उसके चार्ज भी देना पड़ेगा, मीन उसको सज़ा भी देनी पड़ेगी। इसी तरह हमारे पास क्या हो सकता है कि रेगुलेशन ऑफ मोटर व्हीकल यूज़ भी आ सकता है, प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ हैज़र्डस सब्सटेंसेस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर यूज़, कि हम इनको हैज़र्डस सब्सटेंस को ना इम्पोर्ट कर सकते हैं ना एक्सपोज कर सकते हैं। मोटर व्हीकल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर से भी जो धुआं निकल रहा है उसके लिए भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं। इशुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या हैं, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज़ के सबको फाइन किया जाए या जो है उनका चलान दिया जाए, ताकि हमारे पास जो है लोगों को अवेयरनेस हो कि उन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना है। ऑफेंसेस कमिटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कॉर्पोरेट बॉडीज़, उसको भी देखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल मजिस्ट्रेट, के इन्वायरमेंटल जज और डिफरेंट जो है ट्राइब्यूनल को प्रिपेयर किया जाए ताकि वो जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंटल की डिग्रेडेशन के रिलेटेड डिफरेंट फैसले कर सकें। फ्रेमिंग ऑफ रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट गिवन इन अ शेड्यूल के, इसके अंदर क्या था कि इन्वायरमेंटल जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं उनके लिहाज से जो है पाकिस्तान के भी रूल्स और ये सारी चीज़ें बननी चाहिए। अच्छा, नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर म्यूनिसिपल एंड लिक्विड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के हमारे पास क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं, जो वेस्ट वाटर वगैरह निकल रहा होता है लिक्विड या फिर म्यूनिसिपल का वेस्ट वाटर है, उसके लिए जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या है, मीन उस वाटर का इफ्लुएंट्स का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम क्या है, स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास 60, pH कितनी होनी चाहिए 6 to 10, 5 डे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होनी चाहिए, जिसे हम बीओडी कहते हैं 80 होनी चाहिए मिलीग्राम पर लीटर, सीओडी कितनी होनी चाहिए 150 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, टोटल सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड कितने होने चाहिए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितने होने चाहिए, गैस एंड ऑयल कितनी होनी चाहिए, फिनोलिक कंपाउंड्स कितने होने चाहिए। देखिए आप फिनोलिक कंपाउंड ज़्यादा टॉक्सिक हैं तो इनकी अमाउंट कितनी कम है 0.1 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरह साइनाइड फ्लोराइड क्लोराइड वगैरह के इतने होने चाहिए, उनकी अमाउंट दी हुई है। इसी तरह हमारे पास सल्फाइड सल्फेट अमोनिया की अमाउंट है, ये इतने मिलीग्राम पर लीटर के अंदर होने चाहिए। पेस्टिसाइड्स क्या हैं, इनकी अमाउंट कम होनी चाहिए, और लेकिन आपको पता है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। इसी तरह हैवी मेटल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि क्रोमियम कैडमियम लेड मर्करी सिलेनियम निकल सिल्वर। अब इनकी अमाउंट देखिए ये कितनी ज़्यादा टॉक्सिक हैं, तो जितनी कोई मटेरियल कितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है तो उसका उतना ही कम लेवल जो है हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, 0.1 1 0.5 0.01 मीन ये मर्करी जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। सिलेनियम का 0.5 आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 to 5 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, मीन इनकी इतनी अमाउंट स्टैंडर्ड है, अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास प्लूटेंट के तौर पे आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल गैसियस एमिशन, वो था इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से। इसी तरह हमारे पास क्या है कि गैसियस एमिशन क्या हो सकते हैं कि मीन स्मोक है, तो सोर्स ऑफ स्मोक कौन सा हो सकता है, स्मोक कैपेसिटी नॉट टू बी एक्सीडेड, कि हमारे पास कि स्मोक है, स्मोक कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या 40% होना चाहिए। और
टू लिंगल मैन स्केल, ये कुछ स्केल होगा उसके लिए लिहाज से, लेकिन ये कि 40% जो है जो एयर अमिट हो रही है उसके अंदर जो है गैशियस एमिशन के अंदर जस्ट 40% स्मोक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पार्टिकुलेट मैटर जो कि आते कहाँ बॉयलर्स या फर्नर्स में से आ रहे हैं, इसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए 300 मिलीग्राम पर लीटर। हाइड्रोजन एंड क्लोराइड होता है, कोई भी किसी भी सोर्स के अंदर से आए लेकिन उसकी इतनी अमाउंट होनी चाहिए। इसी तरह क्लोरीन आ गई, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर ऑक्साइड है, ये कहाँ से आते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स या अदर या किसी भी मटेरियल के अंदर से आ रहे हैं, तो उनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए 400 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। इसी तरह गैशियस एमिशन में अगर मेटल्स हैं उनका कोई भी सोर्स है तो उनकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम होनी चाहिए। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं, एनी नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और अदर सोर्स से आ सकते हैं, तो इसकी अमाउंट कितनी हो जानी चाहिए 400 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास क्या है कि नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट एंड नॉइज़, कि जो मोटर व्हीकल हैं उनके एग्जॉस्ट से कितना निकलना चाहिए और उनके अंदर से कितना जो है वो नॉइज़ प्रोड्यूस होना चाहिए। ये आपको पता है बहुत सारे बॉयज़ ने क्या किया होता है कि सिलेंसर निकाल के जो है बाइक के कितनी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। या इसी तरह हमने नॉइज़ पोल्यूशन पीछे भी देखी है, बहुत ज़्यादा जगह से नॉइज़ जो है वो हमारे पास आती है। ठीक है, तो पैरामीटर हमारे पास क्या है, व्हीकल एग्जॉस्ट के अंदर से क्या है कि स्मोक कितना होना चाहिए, जैसे हमने कहा कि पिछले 40% होना चाहिए। ड्यूरिंग द इंजन एक्सलेशन मोड के अंदर ये 40% होना चाहिए। मेजरिंग मेथड क्या है, टू बी कंपेयर विद द रिंगलमैन चार्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द 6 मीटर की 6 मीटर दूर से इसको चेक करना चाहिए कि इसमें स्मोक 40% है या 40% से ज़्यादा है। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका क्या एमिशन स्टैंडर्ड न्यू व्हीकल के अंदर से ये 4.5% कार्बन मोनोऑक्साइड होनी चाहिए, लेकिन यूज व्हीकल है तो उसके अंदर 6% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होनी चाहिए। अंडर idling कंडीशन नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड डिटेक्शन थ्रू द गैस एनालाइजर, गैस एनालाइजर के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉइज़ की कितना होना चाहिए 85 dB, जो डेसिबल आपको पता है कि नॉइज़ की ये यूनिट है। साउंड मीटर एट 7.5 मीटर फ्रॉम द सोर्स, यहाँ से इसको करके ये जो है हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं नॉइज़ को। तो ये तो था फुल चैप्टर जिसमें हमने इन्वायरमेंटल एनालिसिस देखा और साथ साथ पाकिस्तान के लॉज के अंदर जो है क्या किस तरह के लॉज हैं और उसके अंदर किस तरह की स्टैंडर्ड्स हैं, कितने स्टैंडर्ड्स हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, उनसे हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं।